हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया है, क्रेब चक्र किसे कहते हैं, इसका नामांकित रेखाचित्र बनाकर संक्षेप में समझाइए। तो इस प्रश्न की अगर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो श्वसन की क्रिया कोशिकाओं के अंतर्गत संपन्न होती है, तो श्वसन की क्रिया के अंतर्गत यहाँ पर जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है उसे हम ऑक्सीश्वसन के नाम से जानते हैं। और जो ऑक्सीश्वसन यहाँ पर संपन्न होता है इसके अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के प्रक्रम वो चरणों के रूप में चलते हैं। इन प्रक्रमों की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत एक चक्र यहाँ पर संपन्न होता है जिसे हम क्रेब चक्र के नाम से जानते हैं। क्रेब चक्र के अंतर्गत यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के जैव अणुओं का निर्माण संपन्न होता है और उन जैव अणुओं में यहाँ पर अभिक्रिया से ऊर्जा का निर्माण यानी कि एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा जो है यहाँ पर प्राप्त होती है। अगर क्रेब चक्र की क्रिया विधि की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो है एसिटाइल कोएंजाइम से प्रारंभ होती है। एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है लिंक अभिक्रिया का यहाँ पर उत्पाद होता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो यहाँ पर जो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है इससे यहाँ पर जो है अभिक्रिया संपन्न करता है। यहाँ पर जो है OAA का अर्थ यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है और जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यहाँ पर जो निर्मित हुआ है इसकी अगर बात करें तो यह यहाँ पर जो है एसिटाइल कोएंजाइम से अभिक्रिया संपन्न करता है। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जब ऑक्सीटाइल कोएंजाइम से अभिक्रिया संपन्न करता है तो उत्पाद का जो निर्माण यहाँ पर होता है वह उत्पाद यहाँ पर जो है सिट्रिक अम्ल होता है। अब सिट्रिक अम्ल की हम यहाँ पर बात करें तो ये क्रेब चक्र के अंतर्गत पहला निर्मित पदार्थ होता है और इसमें 3 कार्बनों की उपस्थिति यहाँ पर पाई जाती है। जो सिट्रिक अम्ल होता है वो पुनः यहाँ पर रूपांतरण संपन्न करता है और इससे नया उत्पाद निर्मित होता है जो एक प्रकार का अम्ल होता है जिसे हम यहाँ पर जो है सिक एकोनेटिक अम्ल के नाम से जानते थे। यहाँ पर जो है सिस एकोनेटिक अम्ल का निर्माण संपन्न हुआ है। अब सिस एकोनेटिक अम्ल है इसका रूपांतरण संपन्न होता है और पुनः यहाँ पर नया उत्पाद बनता है जिसे हम आइसोसिट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है आइसोसिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। अब आइसोसिट्रिक अम्ल जो होता है इसका यहाँ पर जो है रूपांतरण संपन्न होता है और इससे जो उत्पाद बनता है उसे हम ऑक्जेलोसक्सेनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो नया निर्माण हुआ है उत्पाद का वो है ऑक्जेलो सक्सेनिक अम्ल। यहाँ पर सक्सेनिक अम्ल का निर्माण संपन्न होता है। जो सक्सेनिक अम्ल होता है ये मध्यवर्ती है और यहाँ पर जो है पुनः रूपांतरण संपन्न होगा और रूपांतरण की वजह से जो यहाँ पर उत्पाद बनेगा वो अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल बनेगा। अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल यहाँ पर जो निर्मित हुआ है इसकी अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो होता है पहला यहाँ पर स्थायी उत्पाद होता है और 5 कार्बन का होता है। तो क्रेब चक्र का पहला स्थायी उत्पाद अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल है। इसके पश्चात अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल का जो रूपांतरण यहाँ पर संपन्न होगा उससे यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम का निर्माण संपन्न होगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम जो यहाँ पर निर्मित हुआ है वह कोएंजाइम जो है रूपांतरण के द्वारा यहाँ पर जो है सक्सेनिक अम्ल का निर्माण संपन्न करेगा। तो यहाँ पर नया उत्पाद बनेगा जिसे हम सक्सेनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। जो सक्सेनिक अम्ल होता है वो भी यहाँ पर पुनः रूपांतरण संपन्न करता है और रूपांतरण के द्वारा यहाँ पर जो है फ्यूमेरिक अम्ल का निर्माण संपन्न करता है। तो यहाँ पर जो है फ्यूमेरिक अम्ल निर्मित होगा और जो फ्यूमेरिक अम्ल होता है के अंतर्गत भी अभिक्रिया के द्वारा रूपांतरण संपन्न होता है और जो नया उत्पाद बनता है उसे हम मैलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और जो मैलिक अम्ल होता है वो यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में रूपांतरित होता है। तो मैलिक अम्ल से यहाँ पर पुनः जो है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का रूपांतरण होता है जो कि एसिटाइल कोएंजाइम से अभिक्रिया करके सिट्रिक अम्ल उत्पादित करता है। अगर इस संरचना की हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर देखते हैं ऊर्जा के रूप में किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न हुई है। तो अगर प्रथम पद की हम बात करें तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है जल का जुड़ाव संपन्न होता है। अगर सिट्रिक अम्ल से सिस एकोनेटिक अम्ल की बात करें तो इसके अंतर्गत जल की हानि होती है। तृतीय पद में पुनः यहाँ पर जो है जल का जुड़ाव संपन्न होता है। और चतुर्थ पद की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आइसोसिट्रिक अम्ल से ऑक्जेलोसक्सेनिक अम्ल का जब निर्माण होता है तो इसके दौरान यहाँ पर जो है ऊर्जा का मुक्तिकरण होता है जो कि NADPH2 के रूप में यहाँ पर होती है। इसके पश्चात ऑक्जेलोसक्सेनिक अम्ल से पुनः यहाँ पर जब अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल का निर्माण होता है तो इस क्रिया के दौरान CO2 का मुक्तिकरण यहाँ पर संपन्न होता है। इसके पश्चात हम कहते हैं कि अगले पद में पुनः यहाँ पर जो है ऊर्जा का निर्माण संपन्न होता है और ऊर्जा जो होती है NADPH2 के रूप में यहाँ पर प्राप्त होती है। सक्सिनाइल कोएंजाइम से यहाँ पर जब सक्सेनिक अम्ल का निर्माण संपन्न होता है तो पुनः ऊर्जा की प्राप्ति होती है और ऊर्जा जो होती है यहाँ पर ATP के रूप में प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ATP प्राप्त होता है। सक्सेनिक अम्ल से जब फ्यूमेरिक अम्ल का निर्माण यहाँ पर संपन्न होता है तो इस क्रिया के दौरान यहाँ पर जो ऊर्जा निकलती है उसे हम FADH2 के नाम से जानते हैं। और फ्यूमेरिक अम्ल से मैलिक अम्ल का निर्माण यहाँ पर संपन्न होता है तो इस क्रिया के दौरान यहाँ पर जो है जल आकर के जुड़ता है। और मैलिक अम्ल से जब ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण संपन्न होता है तो इस क्रिया के दौरान भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के रूप में NADPH2 यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये पूर्ण अभिक्रिया संपन्न होती है। अगर इसमें बात करें हम कितने ATP निर्मित हुए तो इस क्रिया के दौरान हम कह सकते हैं कि जो क्रेब चक्र होता है उसके अंतर्गत यहाँ पर हमें प्रारंभिक रूप से 2 ATP, इसके अतिरिक्त 6 NADPH2 यहाँ पर निर्मित होते हैं और इसके अतिरिक्त FADH2 की मात्रा की अगर बात करें तो 2 FADH2 की मात्रा यहाँ पर निर्मित होती है। तो कुल रूप से हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है 24 ATP का निर्माण संपन्न होता है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।